सर अपकमिंग टेस्ट तो रिवीजन टेस्ट है ना? ओके, अपकमिंग वाला रिवीजन है, रेगुलर टेस्ट है आई गेस। वर्क पर एनर्जी क्या? रिवीजन है सर। तो रिवीजन टेस्ट है। ओके ओके, अपकमिंग रिवीजन टेस्ट है। ठीक है, तो फिर देन विल हैव कंप्लीट लेक्चर। पूरा जो वर्क पावर एनर्जी है वो कंप्लीट टेस्ट होगा फिर देन आफ्टर दिवाली। हाँ, ओके देन आई गेस नो प्रॉब्लम। फिर वर्क पावर एनर्जी पूरा कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर पूरा प्रैक्टिस शीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आप सॉल्व करते रहें, हम वर्क पावर एनर्जी कंप्लीट करेंगे। सो इन वर्क पावर एनर्जी नियरली 10 lectures will be there. This one is 8th one. Okay, so after 2 more lecture we'll discuss that practice sheet. आपको इनफ टाइम भी मिल जाएगा, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी प्रीवियस लेक्चर में हमने कहाँ तक कंप्लीट कर दिया हुआ था। सो प्रीवियस लेक्चर में हम एनर्जी रिलेशन देख रहे थे, मतलब डिफरेंट कैटेगरी में कैसे एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल कैसे काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या वी मैक्स मैक्सिमम स्पीड का हमने वहां पर क्वेश्चन देखे थे। काफी सारे क्वेश्चन हमने मैक्सिमम स्पीड से रिलेटेड देखे। फिर हमने वर्क डन बाय फ्रिक्शन को भी कंसिडर किया। सो काफी सारे क्वेश्चन हमने वर्क डन बाय फ्रिक्शन को देखा था। फिर इस टाइप के क्वेश्चन देखे थे जिनमें विदाउट फ्रिक्शन, लाइक ये चेन और डिफरेंट टाइप से पोटेंशियल एनर्जी लिखने का पैटर्न है। तो आपको पता था कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं। तो इस पे काफी सारे फिर हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो आज हमें पावर स्टार्ट करना था, बट उससे पहले मैं एक क्वेश्चन अगर आपको पॉइंट करूं, सपोज एक चेन ऐसे सेमी सर्कुलर फॉर्मेट में रखी है। ठीक है, ये सेमी सर्कुलर क्या 1/4 ऑफ अ सर्किल है। ये एक चेन ऐसे रखी है और ये जस्ट लीव कर दी गई है। सो देयर विल बी अ टाइम जब ये चेन कैसी होगी, ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद ये चेन ऐसे हो जाएगी। तो सिचुएशन ये है कि जब ये चेन यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल आएगी, इसको कितनी स्पीड मिल जाएगी, बताएं कैसे सॉल्व करेंगे। अभी चेन ए इनिशियल पोजीशन में, मोमेंटम सॉरी, इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक हाँ ठीक है, और तो इक्वल टू हाँ, उसे। तो इनिशियल काइनेटिक है क्या, नहीं है, जीरो है। और फाइनली हमें काइनेटिक निकालनी है। और फाइनल पोटेंशियल हम डिपेंड करेगा कि रेफरेंस क्या ले रहे हैं। तो आई गेस अगर हम रेफरेंस इसी को लेके रखेंगे तो फाइनल पोटेंशियल क्या रहेगी, जीरो। तो मतलब सब कुछ पूरा जो थॉट है वो क्या है, इनिशियल पोटेंशियल लिखने का। बताएं इसकी इनिशियल पोटेंशियल कितनी होगी अगर ये हाइट आर है तो। एमजीआर। एमजीआर, अच्छा एमजी भूल नहीं, गए क्या? नहीं नहीं बिल्कुल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का ऐसे लिख दोगे एमजीआर एच। नो सर। हाँ, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का कैसे लिखते हैं, सेंटर ऑफ मास निकालिए। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ये किस टाइप का शेप दिख रहा है, सर ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या? यस सर। क्या था सेमी सर्कल का, 2r/π। वेरी गुड वेरी गुड। सो ये यहाँ से किस साइड पे था, 2r/π पे। ठीक है, ओके गुड। तो ये सिचुएशन थी, यहाँ पर 2r/π के फॉर्मेट में हम ये लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको ये 1/4 दे दिया, तो ये 1/4 का जो सेंटर ऑफ मास है ऑफकोर्स वो यहाँ पर नहीं रहेगा। समझ रहे हो ना आप, इस लाइन पे हो ही नहीं सकता, वो किस लाइन पे रहेगा, इस लाइन पे रहेगा, सिमेट्रिक होना चाहिए ना उसे, तो वो यहाँ कहीं पे रहेगा। तो इसका मतलब आप समझ जाए कि आप गलत तो मत करें, एमजीआर मत लिख दें। एमजीआर लिख के रैंडम सा मत सॉल्व कर दो, या mgr/2 लिख के ऐसे नहीं कर दो। जस्ट वेट, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है सेंटर ऑफ मास का, तो वहां पर हम और वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास देखेंगे। ठीक है, तो वहां पर हम सारी चीजें ये क्लियर करेंगे। बट इन केस अगर किसी बुक में आप सॉल्व करें और ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान दें कि लॉजिक किसका होगा, सेंटर ऑफ मास का।
आपको याद करना पड़ता है सेंटर ऑफ मास। तो आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट का अगर सेंटर ऑफ मास याद रखते हैं तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। बट टेंशन नहीं लेना, हम नेक्स्ट चैप्टर में ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो इनकेस अगर अभी किसी बुक में आपको क्वेश्चन दिखता है तो पैनिक नहीं करना कि ये चीज अभी हमें बताया ही नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर में सेंटर ऑफ मास डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए तो वापस आते हैं यार, हम अभी आज का अपना पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। मैं पावर स्टार्ट करना था, सो देखें पावर के बारे में। अच्छा एक चीज और, फिजिक्स में मैं एक बात और बताऊंगा। जब हम क्लास 10 तक रहते हैं तो हमें सब चीजें स्ट्रेट बताई जाती हैं, क्या कांस्टेंट, मतलब कोई भी चीज वेरिएबल नहीं बताई जाती है। लेकिन जैसे ही हम 11th में आते हैं एक नई मैथ ऐड हो जाती है, क्या डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर वेरिएबल है चीजें तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट या फिर डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। तो वो वेरिएबल थ्रू आउट 11 12 पूरे फिजिक्स में हमारा यूज होता ही रहता है। ठीक है, तो पहले हम बेसिक से बात करते हैं। जो डेफिनेशन हम क्लास 9th में पढ़ते हैं यार, पावर क्या होता है बताएं, एकदम बेसिक डेफिनेशन, व्हाट इज पावर? एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम। और फिजिक्स में किसी भी क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, जैसे मुझे चाहिए स्पीड, इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। दो मेथड होते हैं, क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। ठीक है, टी को रख दिया 1। तो दो फॉर्मेट में हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, द रेट ऑफ वर्क डन, क्लियर, और वर्क डन और एनर्जी इस फॉर्मेट में डिफाइन है, द रेट ऑफ वर्क डन और एनर्जी। दूसरा फॉर्मेट क्या हो सकता है, द वर्क डन इन यूनिट टाइम। तो ये दो फॉर्मेट है जिन पे हम पावर का लिख सकते हैं। तो पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू, इट इज लाइक आई सेड, वर्क डन ओवर टाइम टेकन। क्लियर, वर्क डन की जगह हम लिख सकते हैं चेंज इन एनर्जी, मतलब कितना एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ओवर टाइम टेकन। तो वर्क डन का तो ये सिंपल पॉइंट हो जाएगा, ये तो फॉर्मूला हम बेसिक करते ही हैं, जहाँ पे देखें, सो एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल, टाइम हमें पता ही है, टाइम का क्या है, सेकंड। तो इसका मतलब पावर का यूनिट क्या हो जाएगा, पावर का यूनिट जूल पर सेकंड हो जाएगा। पर बट सेकंड। यस, पावर का एक और फेमस यूनिट होता है वैट। सो ये वैट होता है, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि एमकेएस यूनिट दोनों का सेम होगा, मतलब 1 वैट इज इक्वल टू होता है 1 जूल पर सेकंड। जूल। या ओके, तो ये सिचुएशन है हमारी, बड़ी सिंपल। एक और फेमस यूनिट होता है पावर का वैट से, हॉर्स पावर, 1 HP। HP मतलब हॉर्स पावर, हॉर्स पावर होता है 746 वैट। ठीक है, तो ये बहुत ही ओल्ड यूनिट है, मतलब बहुत ही पहले पावर को हॉर्स पावर में भी रिप्रेजेंट करते थे, तो इसलिए इसका यूनिट बन जाता है हॉर्स पावर, वो हमारा सिंपल रहेगा। तो ये कौन सा पावर है यार, ये कांस्टेंट वाला पावर है, मतलब जब चीजें वेरी नहीं कर रही हैं। बट मैंने बताया कि अगर चीजें वेरी कर रही हैं तो क्या लगता है, पावर का फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर वर्क डन वेरिएबल है तो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। क्या बोलते हैं उसे हम, इंस्टेंटेनियस पावर। देखिए इंस्टेंटेनियस पावर से मतलब क्या होता है, ये पावर कब पर है, ये एक टाइप की एवरेज पावर है। क्यों, क्योंकि ये हो रहा है, सपोज अभी टाइम 0 है और लेट्स से टाइम 5 तक, तो क्या ये t इज इक्वल टू 5 पर है क्या, नहीं, इसने टाइम कंज्यूम किया है, ये यहाँ वाली पावर है। क्लियर, मतलब
फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 to 5, तो इसका मतलब ये एक एवरेज पावर हो गई ना। समझ आया ये क्या है? जब हम एक टाइम पूरा इंटरवल कवर कर लेते हैं 0 to 5 सेकेंड, तो वो क्या बन जाती है? हमारी एवरेज पावर बन जाती है ना। और अगर हमने एग्जैक्ट t इज इक्वल टू 5 से आपसे पूछा, तो वो क्या बन जाती है? हमारी इंस्टेंटेनियस पावर। तो ये क्या बन गई है? इनडायरेक्टली p इंस्टेंटेनियस। समझ आया सबको कि ये पूछा है t इज इक्वल टू 5 और ये क्या पूछा है? 0 to 5। तो इनडायरेक्टली यही क्या बन जाती है? हमारी ये वाली पावर, यही हमारी एवरेज पावर टाइप पे वर्क करने लगती है। ठीक है। अच्छा, आपको बताया मैंने कि कभी भी अगर हमें इंस्टेंटेनियस किसी भी इंस्टेंट पे चाहिए तो हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन वाला पैटर्न। हाँ, तो पावर इज इक्वल टू क्या होगा? W/T है, तो डिफरेंशिएशन में क्या लिख देंगे फिर? dw/dt। dw/dt। अच्छा, dw/dt। तो मुझे पता है वर्क डन कैसे लिखते हैं, dw कैसे लिखते हैं, याद है? dw लिखते थे F डॉट S या dr। ठीक है, F डॉट ds लिखते थे। उसका इंटीग्रेट करने के बाद W को लिखते थे ऐसे F डॉट ds, F डॉट S। ठीक है, dw लिखेंगे मतलब चेंज इन W, तो फिर फंक्शन ऑफ ds आ जाएगा। और हमने बताया था उसे dr भी लिख सकते हैं या ds लिख सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, dt। तो ये ds/dt किसके जैसा लग रहा है? v के जैसा। स्पीड के जैसा, वेलोसिटी के जैसा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर का एक फॉर्मूला बन सकता है dw/dt, इस तरीके से लिख लेते हैं। और एक बन सकता है, अगर वेलोसिटी के बारे में कुछ पता है तो इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इस सिचुएशन को कर सकते हैं। समझ आया सबको? तो एक हो गया डिफरेंशियल वाला फॉर्मूला, अगर जरूरत पड़ेगी तो डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे अगर वर्क एज अ फंक्शन टाइप कुछ दिया होगा। अदरवाइज कभी अगर वेलोसिटी पता होगी तो हम F इंटू वी से कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा फार्मूला बन के आ जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला बन के आता है। ये बेसिक वाला तो हमें याद रखना ही है, ये वाला, ये तो बिल्कुल फंडामेंटल वाला है, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक, अच्छा, अब हम बात करते हैं F इंटू वी। F डॉट वी है ना, वेक्टर है, तो फिर इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हैं? F v cos थीटा। ओके, थीटा क्या है जहां पर? ऑफ कोर्स थीटा क्या हो जाएगा इस सिचुएशन में? थीटा इज एंगल between F and V। F and V, एंगल बिटवीन F एंड वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सोचो एक पार्टिकल स्ट्रेट जा रहा है और उस पे फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर, क्या पावर अप्लाइड होगी? क्या पावर डिलीवर्ड होगी? जीरो। cos 90 डिग्री जीरो होता है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द v, देन cos 90 डिग्री क्या होता है? जीरो। सो पावर डिलीवर्ड क्या हो जाएगी? जीरो। सो क्लियर है ये सिचुएशन? अगर 90 डिग्री है तो पावर डिलीवर्ड जीरो हो जाती है। अच्छा, कोई केस बताओ जहां पर वेलोसिटी और फोर्स 90 डिग्री बनाते हैं, याद है क्या? कोई ऐसी सिचुएशन जहां पे वेलोसिटी और फोर्स 90 डिग्री बनाते हैं? यार कोई ऐसी मोशन? Normal and gravity in horizontal motion. ओके, इन हॉरिजॉन्टल मोशन ग्रेविटी एंड नॉर्मल। ओके, ठीक है, ठीक है। सो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हॉरिजॉन्टल मोशन है अगर, और हमने डायरेक्टली थ्रो किया हुआ है, एक नॉर्मल स्पीड में थ्रो किया हुआ है, सो वी नो दैट दिस ग्रेविटी सो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पर? दैट पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटी और नॉर्मल जीरो ही होगा।
ठीक है। सो P डिलीवर्ड बाई लेट्स से mg और पावर डिलीवर्ड बाई नॉर्मल, वो दोनों ही केसेस में क्या रहेगा, 0। इसका एक और इम्पॉर्टेंट केस है, नॉट इन दिस केस, प्रीवियस चैप्टर याद है, सर्कुलर मोशन जैसा कोई चैप्टर पढ़ाया है मैंने, पढ़ाया है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, Yes, उसमें sir. क्या होता है भाई, बताओ यार। सर्कुलर मोशन हमेशा वेलोसिटी, Centripetal. यस, हमेशा वेलोसिटी ऐसे बोलते हैं, और हमें पता है कि एक फोर्स ऑलवेज सेंटर की तरफ होता है, एफ सेंट्रीपिटल। ठीक है, मान लो इवन रैंडमली कहीं पर भी हो, तब भी वेलोसिटी हमेशा कैसे मानते हैं उसकी, टेंजेंशियल, और एक फोर्स हमेशा रहेगा किस तरफ, सेंटर की तरफ। सो इससे एक चीज पता पड़ता है, पावर डिलीवर्ड बाय सेंट्रीपिटल हमेशा क्या रहेगी, 0। क्लियर है ये? अच्छा, अभी बात करें अगर हम इस v की, ये v तो यार फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है ना। मतलब सपोज आप एक कार पे हैं और कार के अंदर है, ठीक है, एक कार जा रही है यहाँ पर 20 की स्पीड से, तो यार अगर ग्राउंड से देखोगे तो ये बॉक्स दिखेगा ना कि 20 से जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको दिखेगा कि हाँ इसके पास v है, लेकिन अगर अब आप इस कार के अंदर बैठोगे तो इसका v दिखेगा क्या आपको? नो नहीं, सर। नहीं दिखेगा। गुड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप बोल दोगे कि सर पावर तो हुआ ही नहीं, कोई भी पावर डिलीवर्ड नहीं होगा, बट अगर ग्राउंड से देखोगे तो पावर दिखेगा, डिलीवर्ड दिखेगा पावर। तो इसका मतलब क्या सिचुएशन हुई कि यार क्वेश्चन प्रॉपर आपसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कहाँ पर है ऑब्जर्वर, आप कार के अंदर हो या फिर ग्राउंड से देख रहे हो। तो इसका मतलब एक बहुत ही अच्छी चीज समझ में आई क्या, कि पावर किस चीज पे डिपेंड करती है, पावर किस बात पे डिपेंड करती है, Reference. Frame of Frame reference. of यस, पावर आल्सो डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। So power also depends upon frame of reference. ओके, तो ये सिचुएशन हमारे पास हुई। अच्छा, कभी कभी क्या हो सकता है, मैंने पावर का तो आपको बता दिया, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि पावर दिए हो और क्या पूछे आपसे, वर्क डन पूछे। तो समझ गए क्या हो जाएगा dw, इसका मतलब p इंटू डी टी। अब बताओ अगर हमें वर्क डन निकालना है, पावर गिवन है, तो क्या करेंगे, integration. Integrate. इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, अगर पावर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नो। नहीं, डायरेक्टली कर लेंगे। तो अगर कांस्टेंट है तो टेंशन ही नहीं लेना, तो फिर ये वाला केस हो गया ना, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, कांस्टेंट है W क्या आ जाएगा, P इंटू टी। P into ठीक, तो ये दो सिचुएशन भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, लेट्स से पावर गिवन है अगर, तो फिर हम क्या सिचुएशन करेंगे, तो ये टर्म थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी है, दैट इज एवरेज पावर और कांस्टेंट पावर। सो आई राइट एवरेज पावर, एवरेज पावर वो कितना हो जाएगा, वर्क डन ओवर टाइम टेकन। ठीक है, ये हमारा एवरेज पावर है कि वर्क डन ओवर टाइम टेकन है। तो अगर कभी वर्क डन पूछेगा तो बहुत ही बेसिक है, क्या होगा, पावर इनटू टाइम। ठीक, लेकिन ये तब होगा जब पावर कैसा है, कांस्टेंट है। इफ पावर इज वेरिएबल तो फिर हम क्या करेंगे, जस्ट अभी मैंने बताया क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सो इसका मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डी टी। दोनों चीजें क्लियर सबको? अगर कांस्टेंट है तो सिंपल मल्टीप्लाई करा लेंगे, और अगर वेरिएबल है तो फिर उसे इंटीग्रेट कराएंगे। सर और एक बार सर। ओके, देखें, हमें पता है कि पावर का ये फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल टू क्या होता है, W ओवर टी। कोई डाउट इसमें किसी को?
अच्छा, हमें अगर W चाहिए, कभी वर्क डन चाहिए जबकि क्वेश्चन में पावर गिवन है, तो अगर पावर कांस्टेंट है तो हम सिंपल कर सकते हैं ना ऐसे, वर्क डन विल बी पावर इनटू टाइम। लेकिन अगर क्वेश्चन में पावर एज अ फंक्शन दिया है दैट पावर डिलीवर्ड बाय अ मोटर चेंजेस एज 3t स्क्वायर, समझ आया? तो इन दैट केस हमें क्या सिचुएशन करनी पड़ेगी? इंटीग्रेट। यस, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी। ठीक, अच्छा, ये सिचुएशन हो गई जब हम पावर के बारे में फाइंड करना चाहते हैं। लेट से अगर हमें एवरेज पावर गिवन है और फिर हमें ओवरऑल लेट से चाहिए कि वर्क डन कितना होगा, तो भी एक सिनेरियो बन सकता है। कैसे? यहाँ पर एवरेज पावर का मतलब क्या होता है? एवरेज पावर का मतलब होता है टोटल वर्क डन ओवर टोटल टाइम। तो एवरेज पावर अगर दिया है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली उसे रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ पावर लिख दिया है। अगर आपको ऐसे एवरेज पावर भी गिवन है तो आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, तो वो भी आपको टेंशन नहीं है। ठीक है, ओके। तो पावर से वर्क डन निकालना हमें क्लियर हो गया, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक और चीज, ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। ग्राफ से कैसे निकलेगा बताएं? अगर हमें कोई सा भी ग्राफ दिया हुआ है, लेट्स से पावर फ्रॉम ग्राफ्स। अच्छा, पावर का फार्मूला क्या है? W और T। तो क्या निकालना चाहिए इसका मतलब हमें? स्लोप। स्लोप। स्लोप निकालना चाहिए। स्लोप। ठीक है, तो किस ग्राफ का स्लोप निकालना चाहिए? वर्क बाय टाइम। WT। W W और T का। वर्सेस T। W वर्सेस T। तो W वर्सेस T, इसका स्लोप क्या हो जाएगा? पावर। पावर। अच्छा, दूसरा, अगर W के साथ साथ एनर्जी के बारे में कुछ दिया है, टाइम के साथ एनर्जी इतनी वेरी कर रही है, तब भी यही आएगा, पावर। स्लोप ही हमारा हाँ आएगा सर। पावर। अच्छा, लेकिन अगर आपको फोर्स के बारे में दिया हुआ है, फोर्स के बारे में, तो क्या करेंगे फिर? एरिया। एरिया। सिर्फ एरिया बस से काम चल जाएगा क्या? लेट्स से फोर्स इनटू वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इससे इसका एरिया क्या आएगा? वर्क डन। वर्क अच्छा, डन। इसका एरिया आएगा वर्क डन। तो Sir. क्या डायरेक्टली एरिया को बोल दोगे क्या कि एरिया आंसर है पावर का? पावर क्या आएगा इसका? Area into time. समझ आया सबको? हाँ, क्या आएगा? Yes. पावर आएगा एरिया। Area by time. हाँ, सो सिचुएशन होगी वर्क डन ओवर टाइम। तो वर्क डन ओवर टाइम मतलब क्या सिचुएशन हो जाएगी? यहाँ पर आएगा एरिया ऑफ एफएक्स कर्व ओवर टाइम टेकन। ठीक, अब सोचो यहाँ पर एफएक्स के जगह यहाँ पर हम कुछ टी ले आए, तो क्या एरिया निकाल दोगे क्या एफ टी का ही? नो। नहीं। ठीक है, तो हम एफ टी का एरिया नहीं निकालेंगे, फिर हम सोचेंगे, हम फंक्शन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कि इस ग्राफ का फंक्शन क्या है, तो वो फंक्शन एफ एज अ फंक्शन ऑफ टी दिखेगा। और वहां पर जब हम इंटीग्रेट करते हैं, याद है एफ डी एक्स, डी एक्स को हटाने का फिर ट्राई करेंगे। ठीक है, तो वो सिचुएशन, वो क्वेश्चन लेंदी हो जाता है काफी स्टेप। मैंने एक क्वेश्चन आपको वर्क डन में कराया हुआ है कि वर्क डन क्या होता है। डन। अच्छा, कभी कभी एवरेज पावर भी पूछ लेता है, ये तो मैंने पावर फ्रॉम ग्राफ से बताया है। कभी कभी पूछ लेता है, सपोज आपको पावर का ही ग्राफ दिया है, आपको दिया हुआ है टी और ये दिया हुआ है पावर। ठीक, सोचो पावर का ग्राफ ऐसा है, बताओ व्हाट विल बी द एवरेज वैल्यू? एवरेज पावर P naught. P नॉट। पी नॉट। क्योंकि चेंज ही नहीं हो रही है, एवरेज पावर क्या होगी? पी नॉट ही होगी यार, चेंज ही नहीं हो रही है तो फिर वही तो एवरेज हो जाएगी। लेकिन अगर मैं चेंज कर दूं इसे, लेट्स से इस तरीके से 0 टू पी नॉट है, तब बता व्हाट विल बी द एवरेज पावर?
कैसे Changing निकाल P point. naught by 2, P नॉट बाई 2, P naught by T. P naught by T. P नॉट बाई टी। आपने तो यूनिट ही बदल दिया है P नॉट बाई टी करके। अरे पावर का यूनिट तो पावर जैसे दिखना चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या है, एवरेज लेना है बेसिकली आपको। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, नेट वर्क डन ओवर टाइम। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा फार्मूला यहाँ से आएगा। क्या एवरेज पावर का मतलब क्या है ये बताओ। यहाँ पर P एवरेज अभी क्या है, P एवरेज है P नॉट। अगर मैं सिंपल लिखूँ एवरेज पावर, एवरेज पावर का मतलब है वर्क डन ओवर टाइम टेकन। ठीक है, एवरेज पावर का मतलब क्या है, वर्क डन ओवर टाइम टेकन। तो P एवरेज हो गया। अब ये बताओ यार, वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं इस ग्राफ से, याद है? P into T. P इंटू टी मतलब इस ग्राफ का Area. Area. By इस time ग्राफ taken. का एरिया होगा क्या, P इंटू टी, विच मीन्स ये क्या है, वर्क डन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका हमें क्या निकालना चाहिए, एरिया निकालना चाहिए। ये हमें क्या देगा, वर्क डन। सो ये हमें देगा वर्क। तो इसका मतलब P एवरेज क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ PT कर्व, क्लियर, अपॉन टाइम टेकन, कितना टाइम यूज किया है और उसका एरिया। तो ये चीज हम यहाँ पर निकालेंगे, माइंड में हमेशा रखेंगे कि अगर फंक्शन दे दिया तो इसका एरिया कितना हो जाएगा। अभी दिख रहा है ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस कितना है T, मान लेते हैं ये T नॉट है। ठीक है, सो हाफ इंटू T नॉट इंटू हाइट कितनी है P नॉट। तो ये हो गया टोटल एरिया। टाइम कंज्यूम कितना है P naught. T नॉट। तो इसका आंसर जो P आएगा by वो 2. P नॉट बाई 2 आने वाला है एवरेज पावर। तो अभी आइडिया समझ आया कि एवरेज पावर क्या चीज है, कैसे निकालेंगे अगर फंक्शन दिए, अगर ग्राफ दिए। अगर फंक्शन दिए तो फिर क्या लिखते हैं, वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डी टी ना, क्लियर। तो अगर कभी ग्राफ नहीं दिए, फंक्शन दिए, तो फिर कैसे निकालेंगे P एवरेज, निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ P, क्लियर, इंटीग्रेशन ऑफ P dt, ये बन जाएगा वर्क डन ओवर टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम मतलब क्या होता है, dt का इंटीग्रेशन, क्योंकि dt का इंटीग्रेशन क्या आता है, t आता है ना। ऐसा लिख भी सकते हैं dt का इंटीग्रेशन, या आई नो कि टाइम आएगा क्या, टाइम टेकन, टाइम टेकन। सो लेट्स से हम t1 से t2 तक का पूछ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर, t2 माइनस t1। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि लिमिट हो जाएगी t1 से t2 तक की टाइम की लिमिट P इंटू डी टी अपॉन जो टाइम कंज्यूम्ड होगा दैट विल बी t2 माइनस t1। इस तरीके से फंक्शन के फॉर्मेट में भी बात कर सकते हैं। तो यार पावर के हमने काफ़ी सारे फॉर्मूले और काफ़ी सारे कंफ्यूजिंग चीज़ें भी देख ली हैं। तो अभी हम सॉल्विंग पे जाएंगे, बट उससे पहले मैं फिर से एक बार रिव्यू कर लेता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें सीख ली हैं। देखें, रिव्यू करते हैं। अच्छा, पहले सबसे पहले बेसिक फार्मूला पावर का, ये सबको क्लियर है, वर्क डन ओवर टाइम, पावर इज वर्क डन ओवर टाइम। ठीक है, अच्छा, अब अगर वर्क डन कभी फंक्शन वाइज दे दिया तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्लियर। दूसरा, कभी क्वेश्चन में अगर फोर्स और वेलोसिटी से रिलेटेड टाइम पे पावर पूछ लिया तो क्या करा देंगे, एफ डॉट वी, क्लियर ये वाला सबको। उसमें भी हमें याद रखना है कि सिर्फ एफ इंटू वी मत याद रखना, डॉट प्रोडक्ट याद रखना, मतलब एफ पी कॉस थीटा। तो अगर थीटा 90 डिग्री है तो वो क्या हो जाएगा, 0, क्लियर। ओके, फिर पावर ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये भी हमने माइंड पे रख लिया। तो क्वेश्चन पे आपको रेफर करेगा कि क्या फाइंड करना है। फिर मैंने बताया कि अगर पावर से हमें वर्क डन पूछा है तो अगर पावर कांस्टेंट है तो सिंपल कर देंगे यार, वर्क डन इज पावर इनटू टाइम। अगर पावर एक फंक्शन दे दिया है
तो हम उसको इंटीग्रेट करके कर देंगे। फिर हमने ग्राफ्स में देखा कि स्लोप भी हो सकता है, एरिया भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग अप्रोच करेंगे। और फिर हमने एवरेज पावर की भी बात कर ली। ठीक है, तो ये सिचुएशन यहाँ तक हो गई। अच्छा, पावर का कोई और फार्मूला, कोई और फार्मूला? हर्षदा, क्या डाउट है आपका? सर V into IB है ना फॉर्मूला? यहाँ पर आई क्या है? करंट। ओके, वो तो इलेक्ट्रिक करंट का पावर का फार्मूला है। V जहाँ पे वोल्टेज है, I करंट है, दैट इज इलेक्ट्रिकल थर्मल पावर। उसका हमारा ये मैकेनिक्स से ज्यादा रिलेशन नहीं है। ठीक है, ओके। ये V इंटू यस आई अपने सर। क्लास 10th में पढ़े होंगे ना, पावर के फार्मूला I स्क्वायर इंटू आर, V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, यहाँ पे ये V स्पीड नहीं है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की हीट पावर है, थर्मल पावर है। ओके, चलो तो फिर हम थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू करते हैं, आपको आइडिया लगे कि क्या करना है और किस टाइप पे चीज़ें पूछी जाती हैं। थोड़ा सा देखिए, एक तो बेसिक न्यूमेरिकल होंगे, वो आप प्रैक्टिस शीट से सॉल्व कर सकते हो, जिसमें आपको वैल्यू वाइज दी है। मैं थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की बात कर लेता हूँ। सपोज ये एक पुली है और ये कोई एम मास का बॉक्स है। ठीक है, और यहाँ पर एक पर्सन है जो कि इस बॉक्स को पुल कर रहा है। ठीक है, इसको रोप को पुल कर रहा है, किससे? v स्पीड से पुल कर रहा है नीचे की तरफ। v इज इक्वल टू कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। तो आपको बताना है कि हाउ मच पावर ही इज डिलीवरिंग। क्वेश्चन समझ आया सबको? फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय द पर्सन in order to pull it with constant speed. ओके, सो ये सिचुएशन हो गई। अभी देखें, क्या इसमें कहीं पे टाइम वाइम के बारे में बताया है क्या? टाइम वर्क डन नहीं। तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि यार इसमें टाइम वर्क डन वाला तो नहीं यूज करने वाला। P इज इक्वल टू W बाई टी तो नहीं यूज करने वाला। T is equal हमें to पता है FV क्या होता है? cos theta. FV cos थीटा। Cos theta. इसका मतलब हमें ये चेक करना है कि ये पर्सन किस तरफ फोर्स लगा रहा होगा। डन। तो हमें पता है कि यार देखो, सबसे अच्छी बात कि यार v क्या है? इसका कांस्टेंट है, वेरिएबल तो है नहीं, तो कोई टेंशन लेना नहीं है। अब बताओ, अगर इसका एक्सेलरेशन होता कुछ, तो कैसे निकालते? इस तरीके से निकालते। t ऊपर लग रहा है, नीचे कौन सा फोर्स लगेगा? minus mg mg। सो ऐसे लिखते t माइनस mg इज इक्वल टू ma ma. तो t आ जाता, t इज इक्वल टू कितना आ जाता? mg प्लस ma। ठीक है, और ये पर्सन उसे किस फोर्स से ही खींचने वाला है? T। टी फोर्स से ही नीचे खींचेगा। ठीक है, और ये रोप उसे ऊपर खींचेगी टी से। तो इसका मतलब हमारा टारगेट था टी फाइंड करने में। लेकिन अच्छी बात ये है कि एक्सेलरेशन क्या है? 0. जीरो है। Zero। यस, सो बट एक्सेलरेशन इटसेल्फ इज जीरो। इसका मतलब क्या होगा कि t इज इक्वल टू जस्ट mg. mg आने वाला है, तो टेंशन लेनी ही नहीं है। अच्छा, अब ये पूछो, क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है कि रोप कितना पावर अप्लाई कर रही है या पर्सन कितना पावर अप्लाई कर रहा है? क्या पूछा है? Person. अच्छा, Person। पर्सन। तो अगर पर्सन अप्लाई कर रहा है तो पर्सन किस तरफ फोर्स लगा रहा है? Downward. Downward. डाउनवर्ड। Downward. ये थोड़ा सा याद रखना है कि पावर का पॉजिटिव नेगेटिव का भी केस रहेगा, जैसे वर्क का रहता है। सो पावर डिलीवर्ड बाय द पर्सन, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि P इज इक्वल टू हम यूज कर लेंगे एफ वी, और कॉस थीटा की जगह 0 डिग्री आएगा। ठीक है, और हमें पता चल गया एफ कितना है? mg, और v तो v ही है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? कितना पावर डिलीवर्ड होगा? mg इंटू वी जितना। कोई डाउट किसी को इसमें? No, sir.
ओके गुड। तो इसका मतलब लॉज ऑफ मोशन में जो भी पुली वाले हमने क्वेश्चन देखे हैं उन सबको वो यहाँ पर यूज कर सकता है, सिर्फ किस लिए? एफ फाइंड करने के लिए। समझ आया? तो मुझे लगता है कि पुली में लॉज ऑफ मोशन में हमने काफी सारे क्वेश्चन देखे हैं कि एफ कैसे फाइंड करते हैं। तो एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। ओके, सो लेट्स से यहाँ पर एम मास का बॉक्स है और वो पर्सन इसे कांस्टेंट स्पीड से v कांस्टेंट से नीचे की तरफ पुल कर रहा है। अब बताओ पावर डिलीवर्ड। पावर डिलीवर्ड तो पहले में क्या निकालना पड़ेगा? mg/2। वेरी गुड। क्या सिचुएशन होगी? ये कितना फोर्स लगा रहा है? टी। तो मुझे पता है कि अगर रोप में टी लग रहा है, यहाँ पे टी लग रहा है, यहाँ पे टी लग रहा है, तो इस mg को कौन बैलेंस करने वाला है? 2t। 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 इससे क्लियर हो गया कि 2t बैलेंस करेगा mg को। सो देन t इज इक्वल टू कितना आ गया? mg/2। और हमें पता है पावर का फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा एफ वी कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा 0 डिग्री होगा क्योंकि फोर्स नीचे लगा रहा है, और फोर्स क्या लगा रहा है? एक्चुअली टी लगा रहा है। सो टी इंटू वी हो जाएगा, और टी हमारा है mg बाई। mg/2। इसका मतलब मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि पुली वाले क्वेश्चन में भी आपको पावर पूछ सकता है, आपको फोर्स निकालना आना चाहिए अच्छे से। समझ आया? ये पॉइंट समझ में आ गया कि आपको फोर्स निकालना आना चाहिए, तभी आप सिंपल से ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। डन? ओके, तो जहां पर भी फोर्स वेलोसिटी दिखेगा वहां पर ही भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी पे मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ जिसमें आपको पता है कि वर्क डन इज दिस मच जूल, और लेट से मैं यहाँ से एक वाटर को इतने हाइट तक लेके जा रहा हूँ 10 मीटर हाइट तक, तो आप समझ गए mgh लगा देंगे वहां पर। ठीक है, तो वो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में है वैसे, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी। देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, चेक करते हैं कि आप लोग कवर कर पाते हैं कि नहीं। लेट्स से एक ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया हुआ है। सो सिचुएशन देख लेते हैं। लेट्स से एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे थ्रो किया हुआ है v स्पीड पे थीटा एंगल पे, तो ये कैसी मोशन करेगा? इस तरीके की प्रोजेक्टाइल करेगा। डन? तो इसका मतलब क्या होगा कि इस पे डिफरेंट सिनेरियो पे स्पीड डिफरेंट होता है ना। क्लियर? तो अभी लेट्स से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किसी इंस्टेंट टाइम टी पे, मान लेते हैं वो टाइम टी पे कहां पर है? यहां पर है, तो इसका v बदल जाएगा। बताओ इस पे फोर्स किस तरफ लगेगा? नीचे नीचे की तरफ। कितना लगेगा? mg। mg। और ये कोई होगा नया v डैश। तो क्वेश्चन मेरा ये है, कि एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया हुआ है, सो फाइंड, क्या ग्रेविटी का पावर डिलीवर्ड 0 होगा क्या इसमें? ग्रेविटी का पावर डिलीवर्ड 0 होगा क्या? नहीं ना। हाँ, सो क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज पावर डिलीवर्ड by gravity. Okay, find the average power delivered by gravity as function of time, as function of time in any given projectile motion। तो समझ गए? मैं इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड कर रहा हूं एकदम, आप किसी भी टाइप की प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व कर सकते हो इन एनी गिवन प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या? v एंड थीटा। सो ये मान के चलना है कि v एंड थीटा आपको गिवन है, तो हम एवरेज पावर कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले बताओ यार, पहले बताओ क्या v कंटिन्यूअसली सेम है क्या? ये v कांस्टेंट है क्या? नो सर। नो सर। नहीं, ये पूरा वेरिएबल है। ओके ठीक है, v वेरिएबल है। बताओ क्या फोर्स वेरिएबल है? नो सर। नो सर। फोर्स वेरिएबल नहीं है। गुड। फोर्स क्या है? कांस्टेंट है। कितना है?
mg। mg, तो कोई और चीज है क्या जो f और v के साथ बदल रही है? क्या चीज बदल रही है? और थीटा, थीटा। थीटा। थीटा भी वेरिएबल है, ठीक, थीटा भी वेरिएबल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको चीजों को किस फॉर्मेट में करना पड़ेगा? प्रॉपरली फॉर्मेट में करना पड़ेगा। थीटा वेरिएबल लिखना तो टफ हो जाएगा हमारे लिए, तो इंस्टेड हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वेक्टर वाइज डॉट प्रोडक्ट करा सकते हैं ना। जब हमें थीटा पता ही नहीं है तो वेक्टर वाइज डॉट प्रोडक्ट करा लें। समझ आया? अच्छा, हमें क्या चाहिए, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? पावर डिलीवर्ड, एवरेज पावर डिलीवर्ड। मतलब सपोज मैंने पूछा कि इस टी टाइम पे पावर बताओ, तो क्या कर लेंगे, नॉर्मल पावर कैसे हो जाएगी, P इज इक्वल टू एफ इंटू वी। इस टाइम पे ये तो कर ही लोगे, बट हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है, एवरेज पावर। एवरेज क्या करते हैं, बता, एवरेज पावर कैसे निकालते हैं अगर सब कुछ वेरिएबल? टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टोटल वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन कैसे निकालते हैं, टाइम। इंटीग्रेशन ऑफ, integration, ठीक है। इस फॉर्मेट में हम निकाल सकते हैं टोटल वर्क डन इन अपॉन टाइम टेकन। चले, तो इस केस में हमें पहले पावर लिखना है, बताएं पावर लिखना शुरू करें। पावर का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे हमने बताया, एफ डॉट वी। तो एफ तो क्लियर है, mg है। बताओ वी कैसे लिखते हैं, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट करना है तो हम लिख सकते हैं कि ये माइनस जे कैप की तरफ है, ये लिख सकते हैं माइनस जे कैप। ये क्या हो गया, एफ हो गया। डॉट वी वेक्टर कैसे लिखते हैं बताओ, प्रोजेक्टाइल में वी वेक्टर कैसे लिखते हैं? v sin theta माइनस gt i कैप वेरी गुड। और v cos theta j कैप i कैप। उल्टा उल्टा बोल गए क्या? हाँ, क्या होगा, कौन सा कंपोनेंट कभी नहीं बदलता? cos theta वाला cos हॉरिजॉन्टल। थीटा। theta, ये तो रहेगा क्या, v cos थीटा। लेकिन मुझे पता है कि ये जो ऊपर वाला कंपोनेंट है ये कम होता जाता है, क्या, v sin थीटा माइनस gt gt, बस बन गया फंक्शन। gt, तो इसका मतलब v को कभी भी कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं v cos थीटा i कैप, ठीक है, माइनस, सॉरी, प्लस v sin थीटा माइनस gt इंटू जे कैप। क्लियर? अब देखो काम की बात क्या आ गई कि डॉट प्रोडक्ट में आई और जे का डॉट क्या आएगा, 0। जीरो आएगा, तो 0, टेंशन नहीं है। तो इसका मतलब फाइनली अगर इसका मैं डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करूं तो mg और इसका डॉट प्रोडक्ट आने वाला है, क्या हो जाएगा, j और j का डॉट 1, ठीक है। सो मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, बिकॉज जे आई डॉट जे ये क्या होता है, 0, लेकिन j डॉट जे 1। तो पावर हमारी कितनी आ गई, पावर आ गई माइनस mg v sin थीटा माइनस gt। पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, समझ आया? तो मैंने आपको बताया था कि कई बार पावर फंक्शन गिवन हो सकती है या आपको फाइंड करना पड़ेगा गिवन के फॉर्मेट में, फंक्शन के फॉर्मेट में। तो ये क्वेश्चन किस लिए था, इस क्वेश्चन का पर्पस था आपको ये बताना कि पावर वेरिएबल कैसे दी जा सकती है। अब आपको पूछ लेगा कि 2 सेकंड बाद, तो यहाँ पर सबकी वैल्यू रख दो, v sin थीटा की रख दो, 2 की रख दो, समझ आ गया? तो यहाँ पर पावर आ जाएगा। तो ये था फंक्शन। अब अगर सोचो क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि आफ्टर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड क्या होगा, तब बताएं क्या कर सकते हैं। आफ्टर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, सोचे आपको प्रोजेक्टाइल दिया है और आपसे पूछा है कि यार 2 सेकेंड बाद कहाँ पर सिचुएशन होगी, तो आप क्या बोल सकते हैं कि आफ्टर 2 सेकेंड क्या होगा। आप इसका v निकालेंगे, देखें एफर्ट देखिएगा, आप यहाँ पे पहले v डैश निकालेंगे, इसका 2 सेकेंड बाद v डैश कितना हो जाएगा, और एक क्या सिचुएशन हो जाएगी, mg। तो इसका मतलब आपको एक और चीज निकालनी पड़ेगी, क्या, एंगल थीटा। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। तो इसका मतलब अब आपको लिखना पड़ेगा mg डॉट v डैश इंटू कॉस 90 प्लस थीटा। समझ आया कैसे निकाल सकते हैं अगर एट एनी गिवन इंस्टेंट पूछा है? क्लियर है सबको? और
और क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली टी यहाँ पर रख दो, कॉस की टेंशन ही नहीं रहेगी, सब कुछ सॉल्व होके ऑलरेडी यहाँ पर मैंने बता दिया है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, इस v के दो कंपोनेंट कर लिए। हमें पता है ये कंपोनेंट आएगा क्या, v sin थीटा माइनस gt, और ये कंपोनेंट आएगा v cos थीटा। अच्छी बात यह है कि ये 90 डिग्री है ना, तो इसका पावर तो आएगा ही नहीं, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, 180 डिग्री है, तो इनका पावर क्या आएगा, माइनस एम जी इंटू वी साइन थीटा माइनस जी टी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह मत करना एग्जाम में, टाइम बहुत लगेगा। एग्जाम में एफ वी और कॉस थीटा निकाल के मत करना प्रोजेक्टाइल में। प्रोजेक्टाइल में किस तरीके से करेंगे हम, कंपोनेंट फॉर्मेट में। कंपोनेंट मतलब हमें पता है वी कॉस थीटा कभी नहीं बदलेगा, वी साइन थीटा हम करके रखेंगे, और नीचे की तरफ क्या डायरेक्शन एम जी, तो क्या आएगा, नेगेटिव पावर डेवलप्ड आ जाएगी। अच्छा एक चीज और, अगर ये रिटर्निंग वाले हाफ में है तब यहाँ के बाद तो उसका कंपोनेंट एम जी की डायरेक्शन में आएगा ना, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये अच्छी बात है कि प्रोजेक्टाइल में बहुत ही बेसिक भी पूछ सकता है कि कब पावर डिलीवर्ड पॉजिटिव है और कब पावर डिलीवर्ड नेगेटिव है। तो हम जस्ट डायरेक्शन देख के बता सकते हैं कि फर्स्ट हाफ में पावर कैसा है, नेगेटिव है, और सेकंड हाफ में पावर पॉजिटिव है। ठीक है, क्यों, क्योंकि v परपेंडिकुलर के डायरेक्शन से हमने ये चीज बोल दी। अच्छा यहां तक आ गया हमारा पावर। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, तो जैसे मैंने बताया पी एवरेज क्या हो जाएगा, वर्क डन ओवर टाइम। और वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी ओवर टाइम। क्लियर? तो अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, बताओ इंटीग्रेशन कर लेंगे। इसका क्या करेंगे, माइनस को बाहर रख लेते हैं, dt को अंदर लेके जाते हैं, तो ये क्या बन गया, एम जी वी साइन थीटा dt। ये समझ आया सबको? प्लस क्या बन जाएगा, एम जी dt इंटू जी स्क्वायर टी डी टी। square. ठीक है, और दोनों को क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, डिवाइड बाई टी तो है। ठीक, अच्छा अब ये नहीं कर देना है बेटा कि ये टी कट कर दो, करेंगे क्या ऐसा, mg कांस्टेंट ही है ना, बाहर ला सकते हैं ना। हाँ वो तो बाहर ला सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये ब्लंडर कभी नहीं कर देना कि ये टी और टी कट कर दिया, क्योंकि वो अभी इंटीग्रेशन में, उसे सॉल्व करने के बाद कट करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये सब क्या है, कांस्टेंट है, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिर्फ t। t सो ये होगा माइनस एम जी वी साइन थीटा इंटू क्या आएगा, जस्ट t। ठीक है, अच्छा प्लस यहाँ पर क्या आएगा, एम जी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t स्क्वायर बाय 2। t स्क्वायर बाई 2। अब इंटीग्रेशन हट गया तो हम t से डिवाइड कर सकते हैं, तो अब हम t से डिवाइड करते हैं और कट करते हैं, तो एवरेज पावर आ गया हमारा, माइनस एम जी हमने कॉमन ले लिया। देखिए कैसा दिखेगा, v साइन थीटा माइनस, यहाँ पर एक t कैंसिल आउट हो गया है, तो क्या आ जाएगा, जी टी बाई 2। क्लियर? यस सर। ओके, तो ये मुझे लगता है आपको थॉट समझ में आ गया कि किस तरीके से एवरेज पावर हम निकाल सकते हैं डिफरेंट केसेस से। ओके, तो ये फंक्शन वाला पार्ट था जिसमें हमें फंक्शन लिखना था और एंगल वाइज भी चीजें दी हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और रिलेट कर देते हैं जो मैंने अभी बात की थी, किस चीज से, वेरिएबल डिफरेंट तरीके से दे सकता है, तो उसे हमें थोड़ा सा कन्वर्ट करके काम बनाना पड़ेगा। ठीक, चले देख लेते हैं। सपोज एक एग्जांपल देते हैं, अ कार इंजन is applying a constant power then or constant power if its displacement is let's say x proportional to t to the power
n, then find n. ठीक है, अब सिचुएशन देखो यार क्या चल रहा है और क्या पूछा हुआ है। सबसे पहले क्या क्वेश्चन डायरेक्ट कांस्टेंट का है क्या कुछ भी? बिल्कुल है। देखो एक चीज तो कांस्टेंट दी है, क्या? पावर। ठीक, और Power. पूछा है डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो आप सोचो यार कि पावर से डिस्प्लेसमेंट कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो कुछ भी करके हमें पावर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ना। कांस्टेंट पावर है तो हम क्या यूज कर सकते हैं? Work done upon. वर्क डन ओवर टाइम। अच्छी बात यह कि पी कांस्टेंट है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वर्क डन क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू टाइम, सॉरी फोर्स इनटू एक्स। डिस्प्लेसमेंट। हाँ, अपॉन क्या है ये? टाइम। क्लियर यहां तक? इसको हमने लिख दिया ये। अब यहां से क्या, देन x इज इक्वल टू क्या आ गया? x इज इक्वल टू आ जाएगा p t ओवर f। ठीक है, तो क्या x प्रोपोर्शनल टू t लिख देंगे? सही है या नहीं? हाँ सर। हाँ। No, sir. अच्छा, क्यों नहीं लिख सकते हैं? नहीं। नहीं नहीं, ये तो लिख सकते हैं, फंक्शन ही है। अगर लिखा हुआ x इज इक्वल टू 3t, मतलब दिस इज द फंक्शन ऑफ t। t की पावर कितनी है यहाँ पर? 1। एक प्रॉब्लम है, अभी एक प्रॉब्लम है, बिकॉज p तो कांस्टेंट है, बट व्हाट अबाउट f? दिया है क्या f कांस्टेंट है? नो। नॉट श्योर। f इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये याद रखना है, नॉट गिवन। ऐसा आपको दिया ही नहीं है। तो जब ये f कांस्टेंट नहीं है, सोचो f खुद है t क्यूब, तब क्या करोगे? तब तो आंसर क्या आ जाएगा? t टू द पावर -2 जितना आ जाएगा ना। समझ आया हम क्या बताना चाह रहे हैं? हम क्या बताना चाह रहे हैं कि दैट वी डू नॉट नो कि f कैसा है यहाँ पर। पॉइंट समझ आया कि सबको कि ये अप्रोच काम में नहीं आएगी। ऐसे ब्लाइंडली मत कर देना कि x दिख गया t दिख गया, हाँ सर पावर 1 हो जाएगी। नहीं, f के बारे में हमें नहीं पता है। तो मतलब हमारा टारगेट क्या है? अगर कहीं से हमें f एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाए तो काम बन जाएगा ना। थॉट समझ आया सबको? यार बताए यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके गुड। तो यार हमें कुछ भी करके इस f को हटाना चाहिए। f हटेगा तो काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? f हट जाएगा तो काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ याद आ रहा है कि f को क्या लिख सकते हैं? स्पीड मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? v/t। क्लियर? बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके, अब प्रॉब्लम ये है कि जब f वेरिएबल है तो आप इस तरीके से मैथमेटिक्स लगा ही नहीं सकते हैं v/t। अगर वेरिएबल फंक्शन आ गया एक चीज, तो हमें फिर हमेशा क्या यूज करना चाहिए? डिफरेंशियल एलिमेंट। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम डायरेक्टली अप्रोच इस तरीके से कर ही नहीं पाएंगे। हमें a को उसके f को डायरेक्टली नहीं लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? p इज इक्वल टू, देखें अगर हम p इज इक्वल टू, तो p इज इक्वल टू इंस्टेड ऑफ दिस x/t, बेस्ट रहेगा इफ वी यूज फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक, पावर तो कांस्टेंट है, फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये हो गया वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? dv/dt, और यहाँ पर क्या है? v। तो आप समझ गए मैं क्या टारगेट करना चाहता हूँ? पहले एक्सेलरेशन से हम क्या निकालेंगे? v, और फिर v को भी इंटीग्रेट करके क्या निकालेंगे? x।
समझ आए कौन सा अप्रोच लगा रहे हैं काइनेमेटिक्स का? समझ आया सबको अप्रोच? एक्सेलरेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करके v निकालेंगे और फिर उसे इंटीग्रेट करके x निकालेंगे। तो देखिए क्या सिचुएशन हो जाएगी, ये p कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, dt को इस तरफ ले गए, यहाँ पे क्या बचेगा v dv। अभी क्या कर देना चाहिए बोथ साइड्स का इंटीग्रेशन। Integrate. इंटीग्रेशन। अच्छा p बाई m क्या है, कांस्टेंट है, इसे तो कोई टेंशन नहीं है, dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा t। अच्छा v का dv के साथ क्या हो जाएगा, क्लियर, v स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से क्या आ गया, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया ना, v इज इक्वल टू देखो कितना आ गया 2pt बाय m। अब याद है क्या करते हैं, v एज अ फंक्शन आ गया तो x भी आ जाएगा ना, v यस को सर। क्या लिखेंगे dx बाई dx by dt। dt, और यहाँ पर तो ये सब कुछ 2pm, रूट t को अलग कर लेते हैं या पहले भी ऐसे ही रखते हैं, t को इस तरफ dx को इस तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, x आ जाएगा। सो रूट 2p बाई m ये अलग रख देते हैं और रूट t को अलग लिख लेते हैं, ठीक है। और अब क्या कर देना है, इंटीग्रेट, ये कांस्टेंट है इसलिए मैंने उस इंटीग्रेशन में नहीं लिया। सो भाई आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन रूट 2p बाई m इंटू, बताओ यार रूट एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, t raised to 3/2 upon यस। सो रूट टी का मतलब ये है, रूट टी का मतलब है पावर हम लिख सकते हैं 1/2, और मुझे पता है इंटीग्रेशन में क्या होती है, पावर ऐड होती है। सो 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, सो टी टू दी पावर क्या आ जाएगा 3/2 और 3/2। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टी टू दी पावर 3/2 ओवर 3/2, तो एक 2 ऊपर भी आ जाएगा। फाइनली एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3 रूट 2p बाई m इंटू टी टू दी पावर 3/2। सो इसका मतलब क्या हुआ, बाकी सब कोई कांस्टेंट है ना, p भी कांस्टेंट है और m भी कांस्टेंट है। सो x प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा टी टू दी पावर 3/2। तो आप क्वेश्चन का रेंज समझ रहे हैं, रेंज देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन पूछी जा रही है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको शीट्स में भी हैं और डीसी पांडे बुक में भी है, ठीक है, जहाँ पे आपको रैंडमली सोचना है कि किससे क्या चीज रिलेट हो रही है। तो उस रैंडम में बस गलत नहीं कर देना है। आपको पता है कि एफ कांस्टेंट नहीं है, हमें नहीं पता, तो हमें एफ को भी एक्सेलरेशन और उसे फंक्शन के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। ओके, तो बताएं थॉट समझ में आया कि क्वेश्चन को किस तरीके से डिफरेंट पैटर्न पे अप्रोच कर सकते हैं। हाँ सर। ओके गुड, ठीक है। तो अभी और कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस, और वेरिएबल का मुझे लगता है सबको आइडिया लग गया है। कुछ कांस्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, कांस्टेंट में एक और टर्म ऐड होता है एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा स्टाइलिश टाइप का एन। कोई बताएगा ये स्टाइलिश टाइप का एन का नेम क्या है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ एक बार, डायमेंशन। विस्कोस कांस्टेंट। विस्कोसिटी है, इस सिंबल का नेम क्या है, ओके वेरी गुड सतेज, म्यू नहीं, वेरी गुड सतेज, ईटा, इसका नाम क्या है ईटा, ठीक है। तो ये विस्कोसिटी में यूज करते हैं, विस्कस कोफिशिएंट में यूज करते हैं, यहाँ पर हम एफिशिएंसी के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, रिप्रेजेंटेशन है, टेंशन नहीं लेने लगना है कि नहीं सर ये ईटा बनाना ही है, ऐसा कुछ नहीं, सिंपल वर्ड है। देखिए एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी बड़ी सिंपल सी बात होती है। आपने किसी इंजन को एनर्जी दी 100, उसने काम किया आपके लिए 70, बताओ उसकी एफिशिएंसी कितनी है 70%, कोई डाउट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि एफिशिएंसी सिंपल सी बात होती है, आउटपुट वर्क ओवर इनपुट वर्क। आपने कितना इनपुट दिया और उसकी जगह पे क्या आउटपुट मिला, ठीक।
सेम चीज एनर्जी के लिए भी वैलिड है, आप लिख सकते हैं आउटपुट एनर्जी अपॉन आपने कितनी इनपुट एनर्जी लगाई। समझ आया सबको? कई बार क्या होता है, आपसे आउटपुट पूछ लेता है, ठीक है, तो पावर के टर्म्स में भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर, तो ये तीनों ही चीजें हमारी एफिशिएंसी की बन सकती हैं। आउटपुट ओवर इनपुट, एफिशिएंसी का सिंपल मतलब क्या है, आउटपुट ओवर इनपुट। और पर्पस क्या है, कई बार हमें ये चेक करना होता है कि आउटपुट कितना होगा किसी भी चीज का, किसी भी उसका, तो आउटपुट सिंपल क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी इनटू इनपुट। बहुत ही सिंपल मैनर पे ये लिख सकते हैं, आउटपुट इज एफिशिएंसी इनटू इनपुट। तो सिचुएशन क्या हो जाएगी कि सपोज यहां पर देखें, सपोज आपको एक मोटर दी है, ठीक है, अ मोटर और इंजन, ठीक है, ठीक है, अ मोटर रेटेड, कुछ ऐसा लिखा है उसमें 220 वोल्ट 1 किलोवाट पावर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये 1 किलोवाट पावर इनपुट ले रही है, आउटपुट दे रही है, आउटपुट आउटपुट। यार आउटपुट तो बता ही नहीं सकते ना, वो तो देखोगे कि किस कंपनी का मोटर लिया है। सोचो आपने एक लोकल सा कोई ले लिया है, क्या वो इतनी अच्छी पावर डिलीवर करेगा क्या आपको? आउटपुट हमेशा किस पे डिपेंड करता है, क्वालिटी प्रोडक्ट पे, लेकिन लिखा सब पे होता है। आप एलईडी लेते हो ना, मतलब सबका एलईडी आता है, बहुत सारा सिस्का एलईडी मुझे पता है, और बहुत सारे आते हैं, तो आप देखते हो अगर लिखा हुआ है लेट्स से 18 वैट, तो क्या वो सारे एलईडी सेम ग्लो करते हैं क्या? नहीं, वो जो रेटेड वैल्यू होती है वो क्या है एग्जैक्टली वो क्या है, इनपुट पावर है। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखना है कि ये जो अगर ऐसे कभी लिखा है, तो जो रेटेड वैल्यू होती है वो हमेशा क्या है, इनपुट पावर। समझ आया? कोई डाउट इसमें? एग्जाम्पल वाइज देखते हैं, रुको इसे एग्जाम्पल वाइज देखते हैं और बेटर समझ आएगा कि मतलब पर्पस क्या होता है। तो अगर रेटेड वैल्यू लिखी हुई है दैट मीन्स ये क्या है, इनपुट पावर है। अब मैं बोल रहा हूं लेट्स से दिस मोटर pumps up like 1000 liter water in let's say in 20 minutes, then its efficiency, then find its efficiency। समझ आया क्वेश्चन क्या है? इसका मतलब ये उसकी इनपुट पावर थी, बट आउटपुट क्या है ये। क्लियर? समझ आया सबको? तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें पता है कि इनपुट पावर ये है, तो हमें क्या निकाल लेना चाहिए, आउटपुट पावर, पी आउटपुट। समझ आया सबको? क्या हो जाएगा वो, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन मतलब यहां पर क्या है, एनर्जी है ना, वर्क डन मतलब एनर्जी, एनर्जी ओवर टाइम। अच्छा, यहाँ पर वाटर पंप कर रहा है, so this motor pumps up 1000 liter water at a particular height, ठीक है। so water in 20 minutes, let's say at let's say 5 meter height, at 5 meter height, टन 5 मीटर ज्यादा कम हो गया, लेट्स से ठीक है 6 मीटर हाइट कर लेते हैं। 6 मीटर मतलब 2 फ्लोर हो गए, 2 फ्लोर पे वो नियरली वाटर पंप कर रहा है।
तो कैसे एनर्जी लिखेंगे, mg h ओवर टाइम टेकन t। सो m कितना है, कितने लीटर वाटर है 1000, सो 1000 लीटर मतलब 1000 kg। g कितना है 10, हाइट कितनी है 6 ओवर टाइम कितना हुआ 20 मिनट मतलब 20 इंटू 60 सेकेंड। समझ आया, ये क्लियर है सबको। तो यहां से कितना आ गया आउटपुट, 60 कैंसिल आउट, 20 कितना आ गया 5, 50 डन। समझ आया सबको, 50 वैट। तो बेसिकली वो आपसे इलेक्ट्रिकल पावर इतनी ले रही है और आपको वर्क करके कितना दे रही है, सिर्फ 50। तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, पी आउट ओवर पी इन। आउटपुट आ रहा है 50 वैट और इनपुट कितना हो रहा है 1000, तो कितनी हो जाएगी एफिशिएंसी, डिवाइड कर दे 0.05। क्लियर। तो अगर मैं इसे परसेंट में चेंज करना चाहूँ तो क्या करना चाहिए मुझे, इनटू 100 कर देंगे। सो इसका मतलब कितनी हो जाएगी 5% एफिशिएंसी है सिर्फ उसका। समझ आया सबको। तो एफिशिएंसी जस्ट बेसिक मैथ टाइप पे है, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट कर सकते हैं। परसेंटेज में दिया होगा तो क्या करेंगे अपन 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर। यस सर। आउटपुट इनपुट में किसी को कोई डाउट इसमें, नो सर। ओके गुड। तो यहाँ से यार पावर वाला हमारा सेक्शन कंप्लीट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस शीट में दिए हुए हैं, प्रैक्टिस शीट एक बार करेंगे सारी चीजें पता चलेंगे। कुछ स्टूडेंट मोमेंटम को लेके बहुत परेशान है, मैंने बताया नेक्स्ट लेक्चर हमारा यही होगा मोमेंटम के बारे में। पावर के बाद हम क्या पढ़ेंगे, मोमेंटम को पढ़ेंगे। मोमेंटम के लिए यार दो ही चीजें हैं, याद है हमने बताया था आपको न्यूटन सेकंड लॉ। बताया सेकंड लॉ क्या था, that force is rate of change of moment. yes rate of change of momentum, so delta p by t। अब कंफ्यूज मत होना, ये p मतलब पावर नहीं है, यहाँ पे मोमेंटम है। तो अगर हमें मोमेंटम चेंज चाहिए तो क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, फोर्स इनटू टाइम। अभी फोर्स इनटू टाइम से मोमेंटम चेंज आ गया तो एनर्जी वगैरह भी निकाल लेंगे ना, क्या हो जाएगी p स्क्वायर बाई 2m। ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन परसेंटेज चेंज को लेके दिए होंगे, तो याद है ना परसेंटेज चेंज भी मैंने सिखाया है आपको। अगर स्मॉलर परसेंट है 5% से लेस तो डायरेक्ट रिलेटेड होगा, और अगर उससे ज्यादा है तो फिर आपको वो मेथड सिखाया हुआ है, तो टेंशन नहीं लेना है। ड्यूरिंग द प्रैक्टिस शीट अगर कुछ डाउट रहता है तो हम डिस्कशन में उसे अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम मोमेंटम से स्टार्टिंग करेंगे कि मोमेंटम के बारे में क्या क्या चीजें हमें डिस्कस करना है। उससे पहले एक और टॉपिक बचता है, पावर के बाद एक और टॉपिक बचता है जो कि रिलेटेड है एनर्जी से। देखें वो, दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स। इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, देखिए इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है यहाँ पर। याद है मैंने एनर्जी के टर्म्स में आपको बताया था कि जब एनर्जी कम होगी मतलब पार्टिकल क्या होगा, स्टेबल सिचुएशन में होगा। एनर्जी कम मतलब पार्टिकल स्टेबल सिचुएशन में होगा। तो हमें यही बताना है कि कब इक्विलिब्रियम होगा कब नहीं होगा। फील करते हैं, देखें सपोज एक बाउल में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अभी बताओ क्या ये इक्विलिब्रियम पे है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, नेट फोर्स। अगर नेट फोर्स 0 है मतलब ये कैसा है, इक्विलिब्रियम। डन। अच्छा, अब आप इसे थोड़ा सा फोर्स लगा के यहाँ पर ले जाके छोड़ दो, क्या होगा, वापस आ जाएगा। बताओ यार वापस आएगा या नहीं। Yes, sir. अच्छा, इस तरफ लेके जाओगे तब भी फिर क्या आएगा, वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे तो ये डिस्टर्ब होगा क्या, नहीं, वापस कहां पर आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं,
स्टेबल। सोचो ऐसा सरफेस है और यहाँ पे रखा हुआ है, बताओ अभी इक्विलिब्रियम पर है या नहीं है? बिल्कुल है। रेस्ट पर है तो नेट फोर्स क्या है? 0। लेकिन अगर आपने इसे अभी धक्का दिया और यहाँ पर छोड़ दिया तो क्या ये ऊपर वापस आ जाएगा क्या? नो सर। नहीं, क्या रहेगा? नीचे गिर जाएगा। तो ये किस टाइप का हो गया? अनस्टेबल। अनस्टेबल टाइप का। Stable equilibrium. हाँ, तो इस तरीके से हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम डिफाइन तो है कि नेट फोर्स हो, बट हमें चेक करना पड़ेगा। अगर डिस्टर्ब करने में वापस आ गया तो स्टेबल है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल का मतलब है व्हेन नेट फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज 0, तब क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की दो चीजें होती हैं, मैंने बताया था। अगर नेट फोर्स 0 हो गया तो इसका मतलब क्या होगा? देन इट्स एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। सो एक्सेलरेशन क्या होगा? वो भी 0 है। तो याद है मैंने दो टाइप के इक्विलिब्रियम बताए थे कि एक तो हो सकता है रेस्ट पे और एक हो सकता है इन मोशन। ठीक है, तो सपोज एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब v क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट भी है, तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम पर तो है, बट इस टाइप का इक्विलिब्रियम क्या हो गया? डायनामिक हो गया। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूअसली मूविंग है। ठीक, बट सोचो अगर एक्सेलरेशन 0 है और स्पीड भी क्या हो जाए? 0, मतलब एट रेस्ट है, तो इस टाइप का इक्विलिब्रियम क्या बन जाता है फिर? स्टैटिक टाइप का। क्लियर? ये इक्विलिब्रियम क्या है हमारा? स्टैटिक। स्टैटिक एंड डायनेमिक जस्ट दो वर्ड है। स्टैटिक मतलब क्या बताता है कि रुका हुआ है, और डायनेमिक मतलब क्या बताता है? इन मोशन है। ठीक, अब हम बात करते हैं मेन जो हमने बात की, क्या कि इक्विलिब्रियम के कितने टाइप रहेंगे और उनको कैसे डील करेंगे। तो देखें बना लेते हैं इक्विलिब्रियम को। इक्विलिब्रियम में 3 मेजर टाइप्स हैं। नंबर 1 स्टेबल, दूसरा अनस्टेबल और तीसरा न्यूट्रल। ओके, मैं फिगर के थ्रू आपको समझाता हूं तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। स्टेबल मतलब मैंने क्या एग्जांपल दिया? अगर ऐसा कुछ है बाउल में और लेट्स से यहाँ पर है, और अगर आपने ऐसे मूव करा दिया, आपने यहाँ पहुंचा दिया, तो अच्छी बात है, इट विल कम बैक अगेन। समझ आया? तो ये क्या टाइप हो गया? स्टेबल। अनस्टेबल क्या हो गया कि आप यहाँ पे था, आपने इसे आगे मूव कराया, तो अब ये वापस नहीं आएगा। समझ आया? ये हो गया अनस्टेबल। न्यूट्रल बड़ा सिंपल है, कोई टेंशन ही नहीं है। अभी यहाँ पर था, आपने थोड़ा मूव कराया और कहाँ पर पहुंच गया? यहाँ पर, बस वहीं पर रहेगा। तो जहां पर आप पहुंचा दोगे वो वहीं पर रहेगा। तीनों इक्विलिब्रियम समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके, तो इसका मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम कैसे चेक करते हैं? हाउ टू चेक इक्विलिब्रियम? पहले चेक करो कि नेट फोर्स कितना है, और फिर डिस्प्लेस कर दो इसे। अगर वापस आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। क्लियर? तो कैसे चेक करता है देखें। नंबर 1, फर्स्ट चेक what? Neutral position. Neutral position means force 0. So first check the position of equilibrium. क्या चेक करना है? पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब
एफ नेट जीरो कहाँ पर है, पहले क्या चेक करेंगे, एफ नेट जीरो कहाँ पे है, देन displace it slightly from that position. अगर हम उसे स्लाइटली मूव करा देते हैं उस पोजीशन से तो क्या सिचुएशन हो जाएगी, अगर वो वापस आ जाता है तो क्या होगा, अगर वो वापस आता है तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो इस फोर्स को क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं इसे, रीस्टोरिंग फोर्स। अगर वापस स्टोर करने वाला फोर्स है तो काम बन जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे इफ a force is available to bring it back, तो इसका मतलब कैसे इक्विलिब्रियम हो जाएगा, स्टेबल। ओके, इफ a force is acting in the direction of displacement, हमने यहाँ पर स्लाइटली डिस्प्लेस किया हुआ है ना, सो इफ अ फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो वापस कभी नहीं आएगा, मतलब क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। और अगर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, आपने डिस्प्लेस किया, इफ नो फोर्स इज देयर और अगेन एफ नेट इज जीरो, तो क्या वो कहीं जाएगा क्या, फिर नहीं, ना ही वापस आएगा ना ही आगे जाएगा। तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। ठीक है, तो ये तीनों चीजें समझ में आ गई यार सबको, क्लियर है। यस सर। अच्छा चलो अब ग्राफ वाइज देख लेते हैं, ग्राफ से कैसे फाइंड करना है हमें, ये जो चीजें मैंने फील कराई हैं वो कैसे फाइंड करना है। तो पहले कर लेते हैं क्या, एफ एक्स ग्राफ। ठीक है, एफ एक्स ग्राफ मैं ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से एफ एक्स ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। तो लेट्स से ये एफ वर्सेस एक्स ग्राफ है, ये कुछ इस टाइप का है। ओके, तो मैं इस पे बहुत सारे पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ। लेट्स से पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट टी है। बताओ, फाइंड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। पहला स्टेप क्या होता है, चेक करना है कि कौन सा पोजीशन इक्विलिब्रियम पे है। तो पहले बताएं, फाइंड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। कौन कौन से पॉइंट है इक्विलिब्रियम पर, A and D. A and D. एंड डी। A and D. फाइंड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इसे कहते हैं क्या, इमोशनल होना। मतलब मैं कहता हूँ, बाकी का पता नहीं है, इसे कहते हैं आप चीजों को लेके इमोशनल हो गए। क्यों, क्योंकि आप इस फिगर के चक्कर में पड़ गए। क्या समझाया है भाई, क्या समझाया है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ पर होती है, Net zero. B और C पे। नेट फोर्स जीरो। बेटा इस फिगर में देख के क्या लग रहा है, फोर्स कहाँ पर जीरो है, ए B पॉइंट और पर जीरो है, कहाँ पर, B and बी एंड सी। B and C. BNC. तो फिगर देख के तुरंत इमोशनल नहीं हो जाना कि अरे ए दिख रहा है और ये पॉइंट दिख रहा है। ठीक है समझ आया सबको। तो फाइंड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब है चेक फॉर एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। समझ आया, तो कौन से पॉइंट है, यस, पॉइंट बी एंड सी। क्लियर हो गया सबको, बी एंड सी आर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हमें क्या चेक करना है कि कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है। तो कैसे चेक करते हैं स्टेबल अनस्टेबल, स्लाइटली डिस्प्लेस करा के। सो चेकिंग बी, अब चेक करते हैं
देखें, चेक करने के लिए मैं आपको फिगर बना देता हूं फिर से। अब देखें, सपोज ये पॉइंट बी है, हमें क्या करना है? सबसे पहले डिस्प्लेस कराएंगे, तो हमने करा दिया इस तरफ डिस्प्लेस। तो डिस्प्लेस किस तरफ कराया? किस तरफ हमने कराया? पॉजिटिव की तरफ। अरे कोई डाउट इसमें? सबसे पहले हम एट पॉइंट बी की बात कर रहे हैं। बताओ यार, इसमें किसी को कोई डाउट? पॉइंट बी पर डन। हमने राइट डिस्प्लेस किया। अब बताओ, राइट डिस्प्लेस करने में फोर्स किस तरफ है? उस पे फोर्स किस तरफ है? नेगेटिव। आगे की तरह नेगेटिव। नेगेटिव है। ये फोर्स का ग्राफ ये है ना, फोर्स का ग्राफ ब्लू वाला है ये। तो अगर मैं आगे किसी भी पॉइंट पर चेक करूंगा, एट एनी पॉइंट अहेड ऑफ बी, एट एनी पॉइंट अहेड ऑफ बी, फोर्स कैसा है? नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम आगे डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स किस तरफ लगेगा? पीछे की तरफ। समझ आया? नेगेटिव लगेगा। तो इसका मतलब ये सिचुएशन क्या हो जाएगी? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट इसमें? अच्छा, चेक कर लेते हैं सी पॉइंट को। सी पॉइंट को अगर मैंने इसे आगे डिस्प्लेस किया, ठीक, यहां पे लिख देते हैं यार, ये किसका है? फॉर एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी। बी पर ये सिचुएशन हुई। अगर यहां पर चेक करें एट पॉइंट सी, अगर हमने उसे कहाँ डिस्प्लेस किया? थोड़ा सा पॉजिटिव डिस्प्लेस किया। डिस्प्लेस किया हुआ है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो अहेड ऑफ सी फोर्स कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अहेड ऑफ सी एफ कैसा है? पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या करेगा? वो उसको आगे ही लेके चला जाएगा ना। इस तरफ फोर्स लगेगा तो वापस आएगा क्या? नो। तो इसका मतलब क्या हो गया? वो अनस्टेबल। इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल। यार बताओ यार, क्लियर है सबको इक्विलिब्रियम? सर अगर पीछे डिस्प्लेस किया तो? अरे तब भी वापस आ जाएगा यार। चेक कर लो यार, अब तुम मेरा एफर्ट बढ़ा रहे हो। कोई बात नहीं, चलो पीछे करते हैं। अगर मैंने पीछे डिस्प्लेस किया नेगेटिव में, तो फोर्स किस तरफ लग रहा है? नेगेटिव ना। तो उसको पीछे लेके चला जाएगा। वापस आएगा क्या? नहीं। बी को चेक करते हैं। बी को पीछे डिस्प्लेस किया, फोर्स किस तरफ लग रहा है? ऊपर चल के चेक करते हैं, फोर्स कैसा है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब पीछे डिस्प्लेस करोगे तो फोर्स कहाँ लगेगा? आगे। वापस ले आएगा उसे। समझ आया क्या? हाँ सर। ओके, चलिए। तो मुझे लगता है यार एफएक्स ग्राफ से आप लोग चेक कर लेंगे। ये एक और देख लेते हैं, यू एक्स ग्राफ। यू क्या है यार? यू क्या है यहाँ पर? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। तो कुछ याद आ रहा है क्या पोटेंशियल एनर्जी और वर्क में क्या रिलेशन होता है? माइनस ऑफ वर्क डन रहता है। यस, ओके, गुड। सो लेट्स से मार्क कर देते हैं, पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। ए बी सी डी ई। अभी बताओ, हमें सबसे पहले क्या चेक करना होगा? फाइंड पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या देखते हैं इक्विलिब्रियम के लिए? एफ नेट 0। यस। सो चेक फॉर एफ नेट 0। तो यार ग्राफ तो यूटी दिया है, यूएक्स दिया है। यूएक्स ग्राफ से एफ कैसे निकालेंगे? कुछ याद है एफ और यू में रिलेशन? बताया था, यू इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब यू इज इक्वल टू क्या है था? माइनस एफ डॉट dx का इंटीग्रेशन। या फिर इसका उल्टा भी आपको सिखाया था कि f कैसे निकाल सकते हैं? माइनस डी यू बाई डी एक्स। किसी को कोई डाउट इसमें? अरे सिखा चुके हैं यार प्रीवियस लेक्चर में।
ये बात याद आ रही है या नहीं? यस सर। तो बेटा डी यू बाई डी एक्स क्या दिख रहा है? एफ क्या दिख रहा है? Slope. नेगेटिव ऑफ Negative. स्लोप ऑफ यू एक्स ग्राफ। क्लियर? तो इसका मतलब फॉर एफ टू बी जीरो, फॉर एफ टू बी जीरो क्या होना चाहिए? स्लोप ऑफ यू एक्स कर्व। 0. यस, Zero. यू एक्स कर्व शुड बी जीरो। तो बताओ यार किस पॉइंट पे स्लोप जीरो है? स्लोप कहां पर जीरो है? ए और सी पे जीरो है क्या? A or C. ई पे। ओके, पे। यस। सो जीरो स्लोप पॉइंट मैं लिख देता हूँ। जीरो स्लोप है बी पर, डी पर बी पर, ई और पर। ई E. पर। समझ आया? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जीरो स्लोप का मतलब पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, पॉइंट्स BD और ऑफ इक्विलिब्रियम। यस, पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो जाएंगे? बी, डी एंड ई। समझ आ गए? अभी क्या करना है? सिर्फ चेक करना है। ठीक है, तो इसका मतलब वो जो मैंने आपको स्टेबिलिटी बताई थी ना, यहाँ पर ये बिल्कुल होल्ड करती है किसमें? यू एक्स ग्राफ में। तो अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, फाइन। अगर आप कॉमन सेंस यूज करना चाहते हैं, देन यू कैन यूज दिस ट्रिक विद यू एक्स ग्राफ। तो यू एक्स ग्राफ में इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? स्टेबल। ये क्या बन जाएगा? अनस्टेबल। और ये अनस्टेबल, न्यूट्रल। न्यूट्रल। तो वो मैं बोलूंगा जो कॉमन लॉजिक है, जो हम फील करके बताते हैं, बाउल सिस्टम, वो किस पे काम आएगा? यूएक्स ग्राफ पे काम आ जाता है। तो इधर आप कैलकुलेट कर सकते हो या फिर लर्न कर सकते हो। तो क्या मैं एक्सप्लेन करूं कैलकुलेशन, या फिर आप याद करके तो रख ही लो? ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, याद करके आप रख लो कि यूएक्स ग्राफ पे कॉमन सेंस काम करता है, बाउल वाला सिस्टम। बाकी हम प्रूव कर सकते हैं, प्रूव कर लेते हैं, चेक करते हैं। चेक करेंगे ग्राफ। सिखाया है भाई ग्राफ चेक करना। हमें पता चल गया कि कौन से पॉइंट पे हमें इक्विलिब्रियम मिलने वाला है। ठीक है, ये पॉइंट पे। तो हम क्या करेंगे? इस पॉइंट पर डिस्प्लेस करेंगे, मतलब आगे की तरफ मूव करेंगे। तो अब बताओ आगे की तरफ स्लोप कैसा है? increase. लेट से बी पे डिस्प्लेस कर रहे हैं हम। यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर बी, डिस्प्लेस किस तरफ कर रहे हैं हम? पॉजिटिव की तरफ। हेड ऑफ बी स्लोप कैसा है? Positive. स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। सबको क्लियर दिख रहा है? समझाया भी है स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। और एफ क्या होता है? नेगेटिव ऑफ स्लोप। इसका मतलब क्या हो गया? एफ नेगेटिव। तो अगर एफ नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और एफ नेगेटिव है, तो क्या करेगा? उसे वापस ले आएगा ना। Stable. यस। सो ये डिस्प्लेसमेंट है आगे की तरफ, और दिख रहा है कि फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? दूसरा पॉइंट चेक कर लेते हैं। फॉर, ये पॉइंट क्या था? डी। सो फॉर डी, मुझे लगता है अभी आपको आगे क्लियर हो गया है कि डिस्प्लेसमेंट कैसा है, हमने पॉजिटिव दिया है। अब हेड ऑफ बी स्लोप कैसा है? हेड ऑफ डी स्लोप देखें, ये लाइन है, लाइन ऐसे नीचे आ रही है ना, टेंजेंट इसकी स्लोप की। क्लियर? तो स्लोप कैसा है बी के, डी के हेड? स्लोप कैसा है? नेगेटिव है ना? स्लोप कैसा है? नेगेटिव है। क्लियर? तो इसका मतलब फोर्स कैसा हो जाएगा? Positive. यस। सो फोर्स आ जाएगा क्या? पॉजिटिव। देखो, डिस्प्लेस भी पॉजिटिव है और फोर्स भी पॉजिटिव है, तो वापस आ पाएगा क्या कभी? नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो Unstable. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ई पॉइंट की तो कोई टेंशन नहीं है यार। ई पॉइंट तो आपको पता है कि स्लोप क्या है? जीरो। मतलब फोर्स इज ऑलवेज जीरो। डिस्प्लेस भी करोगे
अगर इसे हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो सिचुएशन क्या है, फोर्स भी इस तरफ लग रहा है, ठीक। बट इसे अगर हम डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स अभी भी क्या है, फोर्स इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। स्लोप क्यों, स्लोप हमेशा जीरो है, तो इसका क्या पॉइंट आएगा, जीरो रहेगा। क्लियर। तो ये सिचुएशन थी क्या, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को लेके। अच्छा, एक और मेथड होता है, ये तो मैंने ग्राफ बता दिया। एक और मेथड क्या होता है बताएं, एक इक्वेशन वाला मेथड होता है। सो यूजिंग इक्वेशंस, ओके, यूजिंग इक्वेशंस। सो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर पे कवर कर दूंगा कि इक्वेशंस को यूज करके कैसे इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये सब प्रूव करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए यार इतना ही रखते हैं, प्रैक्टिस शीट कंटिन्यू रखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस शीट स्टार्ट करेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जिन लोगों ने सॉल्व कर लिए एनर्जी तक, वो आगे बाहर के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ओके देन, बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय एवरीवन।